हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा था सर साइंस फाउंडेशन बैच का। साइंस क्लास को हम पढ़ रहे थे। पिछले 3 वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि जो जीव जगत कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे विकास का सिद्धांत दिया गया, कैसे डार्विन का सिद्धांत दिया गया, उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलिए अब चलते हैं अगली क्लास पर। और अब है हमारी क्लास नंबर 4। तो एक बार फिर बता देता हूं आपको, हम एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। साइंस विज्ञान क्लास हम पढ़ रहे थे फाउंडेशन बैच के लिए, थ्योरी एंड एमसीक्यूज क्लास नंबर 4। और आपको हम बता दें, ये जो हमारी क्लास है, वो ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम, ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है सर, वेरीफाई है। आप हर प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो सकते हो हमारी साइंस क्लास को पढ़ करके। ठीक है, प्ले लिस्ट जाइए, आपको साइंस की, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, जीके, सब कुछ पूरा कंटेंट एक ही चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और बिल्कुल क्लैरिफाई, साफ तरीके से, सही तरीके से, एकदम बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर दे रखा है सर पशुओं में पोषण। पशुओं में पोषण कैसे पाया जाता है, जो पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पोषण भोजन प्राप्त करने और फिर ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए इसका उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जानवरों द्वारा भोजन के उपयोग से संबंधित 5 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जानवरों के द्वारा भोजन से संबंधित मुख्य 5 प्रक्रियाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम इस चीज को भी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जानवर विषमपोषी होते हैं। जानवर क्या होते हैं सर, जानवर विषमपोषी होते हैं, और इसलिए वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और जानवरों के विषमपोषी होने के कारण वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। यह तैयार भोजन या तो पौधों से या फिर दूसरों जानवरों से आता है। और विषमपोषी होता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उनके लिए जो तैयार भोजन आता है वो पौधों से या दूसरे जानवरों से आता है। हम भी जानवर हैं और चावल, दालें, सब्जियां आदि के रूप में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वो जानवरों की भांति पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन, फल फूलों को खाता है और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करता है। और दूध, अंडे, चिकन, मछली आदि जैसे खाद्य पदार्थ हम दूसरे जानवर से प्राप्त होते हैं, उनका सेवन करते हैं। कई दूसरे जानवर अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं। कि जो पशुओं का पोषण होता है वो पेड़ पौधों से, अन्य दूसरे जानवरों से करते हैं, वो विषम पोषी होते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य है, मानव है, वो भी विषम पोषी की श्रेणी में आते हैं। हम पेड़ पौधों पर आने वाले फल फूलों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, छोटे मोटे जानवरों को मारकर खाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फसलों आती हैं, अनाज है, दालें हैं, चावल है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो भी क्या होती है, हम एक दूसरे की सहायता से उसको प्राप्त करते हैं, जिसको हम विषमपोषी श्रेणी में बोल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि जो अन्य जानवर हैं, जैसे मछली, पक्षी, सांप आदि का मांस खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। जो जानवर हैं, अन्य जानवरों जैसे मछली है, पक्षी है, सांप है आदि का मांस खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खाती है। सांप मेंढक को खाता है। ठीक है, और कीड़े जानवरों के मृत शरीर को खाते हैं। जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जानवरों के मृत शरीर को खाते हैं। हरे पौधे भी अपना भोजन अन्य पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि यीस्ट प्लांट है। इसके अलावा पौधे पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप जैसे कीटों को खाते हैं, तो उनसे अपना भोजन वो ग्रहण
करते हैं। आगे सर इसमें जानवरों को उनके भोजन की आदतों के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। जानवरों को उनकी भोजन की आदत के अनुसार 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है सर हमारा शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी एंड थर्ड है सर्वाहारी। शाकाहारी कौन है? शाकाहारी देखो तो शाकाहारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। शाकाहारी जीव कौन से हैं? वे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं। वे जीव जंतु जानवर जो केवल पौधों, फसल, साग सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे घास है, पत्ते हैं, फल है, सब्जियां हैं आदि। शाकाहारी के उदाहरण है बकरी, गाय, भेड़, घोड़ा, बैल, हाथी आदि। इस प्रकार के जानवरों को हम शाकाहारी जानवर बोल सकते हैं। इस प्रकार शाकाहारी पौधे खाने वाले होते हैं और उन्हें शाकाहारी जानवर भी कहा जाता है। फिर अगली श्रेणी आती है सर इसकी मांसाहारी की। मांसाहारी कौन होता है? वे जानवर जो भोजन के रूप में दूसरे जानवरों को खाते हैं। वे जानवर जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जानवरों या अन्य जानवरों का शिकार करके खाते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। या वे दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शेर है, बाघ है, मेंढक है, गिद्ध है, छिपकली है आदि। ये क्या करते हैं? अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। इसलिए मांसाहारी मांस खाने वाले होते हैं और मांसाहारी जानवर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पर सर्वाहारी, ऑल इन वन, है ना। सर्वाहारी, सर्वाहारी क्या होते हैं? ये वे जानवर हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे मनुष्य, जो मानव जाति होती है मनुष्य, वो सर्वाहारी में आती है ना। वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं। ठीक है। कुत्ता है, कौवा है, भालू है, चींटी आदि, ये सारे क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। इस प्रकार सर्वाहारी पौधे खाने वाले और मांस खाने वाले दोनों होते हैं और सर्वाहारी जानवर के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम सर्वाहारी जानवर भी बोल सकते हैं या मनुष्य भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आता है कि जैसा कि हम जानते हैं सभी जीवित चीजें अपने भोजन के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, और जितने भी ब्रह्मांड में यहाँ पर जीव जंतु है, सजीव है, वो अपने भोजन के व्यवस्था के लिए या भोजन की चरण प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। किस प्रकार से निर्भर होते हैं? जैसे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। शाकाहारी और सर्वाहारी पौधे भोजन के रूप में खाते हैं। मांसाहारी भी भोजन के रूप में या अन्य जानवरों या अन्य मांसाहारी को खाते हैं। और मैला ढोने वाले मृत और सड़ते हुए पौधे और जानवर खाते हैं। इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा है जो पौधों और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करती है। पौधों और जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा वो अपने भोजन को तैयार करते हैं। और जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा से हम भोजन को तैयार करने में भी सहायता लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है सर यहाँ पर पशुओं में पोषण की प्रक्रिया के 5 चरण। पशुओं में जो भोजन की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होती है, उसके 5 चरणों के बारे में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। ये 5 चरण कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट है यहाँ पर, जैसे पशुओं में पोषण की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। पहला है सर अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है सर अवशोषण, चौथा होता है सर आत्मशतीकरण, और फिर लास्ट होता है हमारा उत्सर्जन। तो यहाँ पर एक एक को हम बारीकी से जान लेते हैं। तो सर फर्स्ट दे रहा है कि हमको अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को शरीर में ले जाने या जानवर द्वारा भोजन खाने की प्रक्रिया है। भोजन को शरीर के अंदर ले जाने या जानवर के द्वारा भोजन को ग्रहण करने या खाने की प्रक्रिया है। जब हम भोजन को हाथों से अपने मुंह में डालते हैं, जब हम भोजन को उठा करके अपने मुंह में डालते हैं, तो हम उससे निगल रहे होते हैं, तब हम उसको निगल रहे होते हैं, वो प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है कि हमने भोजन का अंतःग्रहण कर लिया। फिर आता है सर हमारा पाचन, डाइजेशन बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में डाइजेशन बोला जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं वाले
भोजन को छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबा करके अब पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है, जिन्हें शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। और उन भोजन के भोज्य पदार्थों को शरीर के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। यह पाचन ठोस भोजन को घोलना है। अधिकांश जानवरों में भोजन को पचाने के लिए भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके शामिल हैं। जो अधिकतर जानवर होते हैं उनमें भोजन को पचाने के लिए भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके शामिल हैं। भौतिक विधि में भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है। भौतिक विधि में भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है। और रासायनिक विधि में शरीर द्वारा भोजन में पाचक जो रस होता है, एंजाइम, जो पाचक रस होता है एंजाइम, उसमें मिलाना शामिल है, उसमें मिलाया जाता है। ठीक है सर। फिर अगला आता है हमारा अवशोषण। मान लो पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है डाइजेशन में, अब उसको हम अवशोषण कितना करेंगे, उसको ग्रहण कितना करेंगे। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन आंत की दीवार से होकर के रक्त में चला जाता है। आंत की दीवार से होकर के रक्त की दीवार में चला जाता है। पाचन के बाद भोजन के अणु छोटे और घुलनशील हो जाते हैं। पाचन प्रक्रिया के बाद भोजन के अणु छोटे और घुलनशील हो जाते हैं। यह भोजन हमारी आंत की दीवारों से होकर के रक्त में चला जाता है और यह भोजन हमारे आंत की दीवारों से होकर के हमारे रक्त में शामिल हो जाता है। उसके बाद आता है सर आत्मसात। अगला है आत्मसात। क्या होता है देखो, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो अब भोजन को हमने अवशोषित कर लिया, उस जो भोजन का जो रस है, पित्त रस है, वो ब्लड के अंदर रक्त के साथ मिल चुका है। अब उसमें जो कोशिकाओं के द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा और ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। अब वो जो रस बना हुआ है, वो जो रक्त के साथ शामिल हुआ है, वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए वो हमारे शरीर की मदद करेगा। ठीक है। रक्त अवशोषित भोजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है और रक्त के माध्यम से हमारी नसों के द्वारा जो भोजन के पदार्थ हैं, जो भोजन का रस लिया गया है, वो रक्त की सहायता से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है सर। फिर 5वें नंबर पे आता है उत्सर्जन। हो गया सर विसर्जन, है ना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकाला जाता है। जो मान लो आपका डाइजेशन खराब है तो आपका मलमूत्र ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना। जो उत्सर्जन होगा, हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपच या जो भोजन पचा नहीं है, वो मल के रूप में एकत्रित हो चुका है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। हम जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर द्वारा पचाया नहीं जाता। जिस भोजन को हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जाता, भोजन का एक हिस्सा बिना पचे रह जाता है और भोजन का वो अपचा हुआ हिस्सा बिना पचे रह जाता है, जिसे शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता और उस हिस्से से, उस मल से शरीर ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। और इसलिए जब हम शौचालय जाते हैं तो यह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और हम उस मल को त्याग कर देते हैं। और जो अपचे हुए भोजन को त्याग करने की प्रक्रिया हमारे शरीर की उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है साधारण पशुओं में पोषण की। साधारण पशुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पाया जाता है। जो अमीबा होता है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम नामक दो बहुत ही सरल जानवर हैं। ठीक है सर। वे एकल कोशिका से बने होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एकल कोशिका से बने होते हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय जानवर कहा जाता है। इसलिए उनको, अमीबा को और पैरामीशियम को एक कोशिकीय जानवर भी कहा जाता है। इसलिए पोषण की सभी 5 प्रक्रियाएं एकल कोशिका द्वारा की जाती हैं। जो पोषण की सभी 5 प्रक्रियाएं हैं वो एकल कोशिका द्वारा की जाती हैं। अमीबा में पोषण का तरीका होलोजोइक है। अमीबा के अंदर जो पोषण का तरीका होता है सर, वो होलोजोइक है। वे भोजन के रूप में छोटे या सूक्ष्म पौधे और जानवर खाते हैं।
वे अपने भोजन के रूप में छोटे सूक्ष्म पौधे और जानवरों को ग्रहण करते हैं जो पानी में तैरते हैं और जिसमें वो रहते हैं, जिस पानी में वो तैरते रहते हैं और उसमें रहते हैं। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, अमीबा के द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है सर? फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोशिका का पोषण। कोशिका पोषण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, उसको हम जानते हैं। ठीक है, फिर इसमें विधि आती है सर अंतःग्रहण की। देखो, अमीबा के पास मुंह नहीं होता है, इसलिए भोजन स्यूडोपोडिया के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अमीबा में मुंह नहीं होता है, में उसका मुंह दिखाई नहीं देता है, तो किस तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करेगा? स्यूडोपोडिया के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जब भोजन अमीबा के पास आता है, जब हमारा भोजन अमीबा के पास आता है, तो अमीबा इस भोजन कण को अपने चारों ओर अस्थायी उंगली, जो अपने भोजन को शरीर के चारों ओर जो उसके अस्थायी रुद्र होते हैं, रोम होते हैं, उंगली होती है, उभार बनाकर निगल लेता है। उनको क्या करेगा? बाहर शरीर से उभार बनाएगा और सारे भोजन को निगल लेगा, जिससे स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहा जाता है सर। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। और निगले गए भोजन को पानी के साथ मिलाकर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। और जो भोजन निगला गया है उसको पानी के साथ मिलाकर के खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसे अमीबा का अस्थायी पेट माना जाता है, जिसे अमीबा का अस्थायी पेट माना जाता है। ठीक है, फिर इसमें आगे की प्रक्रिया है सर हमारी पाचन। अब वो हम साधारण पशुओं में पढ़ रहे हैं ना। अब पाचन इसके अंदर क्या दर्शाता है सर? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का जो पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिकाओं में पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। ये एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा भोजन को छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा भोजन को छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। फिर बात आती है सर अवशोषण की। वो भोजन का अवशोषण कैसे करेंगे? अमीबा के भोजन रिक्तिकाओं में मौजूद बचा हुआ भोजन विषण द्वारा सीधे कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। एक कोशिका की उपस्थिति के कारण, एकल कोशिका यानी एक कोशिका की उपस्थिति के कारण जो पचा हुआ भोजन है उसे ले जाने के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। अमीबा के अंदर पचे हुए भोजन को ले जाने के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन रिक्तिकाओं से अमीबा की पूरी कोशिकाओं में फैल जाता है और अंत में भोजन रिक्तिका गायब हो जाती है। जो रिक्तिका होती है वो उसके अंदर रोम के और छिद्रों की तरह बनती है। ठीक है सर, फिर आगे दे रखा है इसमें हमको आत्मसात। अवशोषित भोजन का एक हिस्सा श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो अवशोषित भोजन का एक हिस्सा श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है और भोजन का जो शेष हिस्सा है वो अमीबा में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। वो अमीबा में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर अमीबा दो संततीय कोशिकाओं में विभाजित होकर के प्रजनन कर सकता है। और फिर जो अमीबा होता है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर के प्रजनन कर सकता है। फिर अगला आता है सर हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन प्रक्रिया क्या है? देखो, अमीबा के पास भोजन के अपचित भाग को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है, उत्सर्जन करने की प्रक्रिया का निश्चित स्थान नहीं है अमीबा के पास। क्यों? क्योंकि वो एकल कोशिकीय जीव है। जब अमीबा के अंदर अपचित भोजन की काफी मात्रा एकत्रित हो जाती है, जब अमीबा के अंदर अपचित भोजन की काफी मात्रा एकत्रित हो जाती है तो इसकी कोशिका झिल्ली किसी भी स्थान पर अचानक फट जाती है। तब इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसी भी स्थान पर अचानक फट जाती है और अपचित भोजन अमीबा के शरीर से बाहर निकल
जाता है और इस प्रक्रिया से जो उसका अपचित भोजन है, उसके अंदर जो मल है, वो उस कोशिका के माध्यम से बाहर आ जाता है। आगे सर, अब पौधों में पोषण पढ़ेंगे हम। पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, पौधों में पोषण का तरीका। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सर, जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। इसलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं सर हम, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को सर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरे पौधों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अपने भोजन प्राप्त करने के लिए सर भोजन की आवश्यकता प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सभी जीवित जीवों को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर प्राणी जगत है, जो पूरा प्राणी जगत है, पूरे सजीव हैं, उनको विभिन्न प्रक्रियाएं जारी रखने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का होना जरूरी है। यह लेख पौधों में पोषण के तरीकों से संबंधित है और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कारक है जिम्मेदार है आदि, उनके बारे में जो हमने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है सर। उसके बाद ये दर्शाया जाता है पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। इस विधि को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब बात आती है सर हमारी, पौधों में पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला है सर स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। देखिए, चूंकि हम पौधों में पोषण की विधि के बारे में सीख रहे हैं, है ना, इसलिए हम केवल स्वपोषी पोषण की विधि के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सर हमारा मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय। मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय, कि कैसे मनुष्यों में नियंत्रण किया जाता है और कैसे उनके बीच समन्वय बैठाया जाता है। देखिए सर, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय करने में मदद करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ये ब्रेन होता है, जो मानव मस्तिष्क से ये पूरा, ये हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने और नियंत्रण करने के काम करता है। 3 प्रकार की नसें, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी की नसें, आंत की नसें शरीर से होकर गुजरती हैं और विद्युत आवेगों के रूप में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करती हैं। जो हमारे ब्रेन है वो हर चीज को पहचानेगा। मान लो हमने किसी गर्म चीज को पकड़ा तो गर्म हाथ नहीं हुआ है, उस गर्म होने का एहसास हमारे मस्तिष्क में हुआ है। ठीक है। हमने अपनी जीभ से कुछ मीठा खाया, उसका एहसास हमारे दिमाग को हुआ है, ब्रेन को। हमने कुछ कड़ा खाया, कुछ गलत सुना, सही सुना, सूंघा हमने, तो उन चीजों की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर पूर्ण होती हैं। ठीक है सर।
और वे उस संदेश को भेजने का काम करती हैं। मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है। फिर आगे सर, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को रिसेप्टर्स कहा जाता है। रिसेप्टर्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारे आसपास के वातावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। इसलिए रिसेप्टर इंद्रिय अंग में कोशिकाओं का एक समूह है जो प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद, गर्मी आदि जैसे किसी विशेष प्रकार के उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होता है, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में जानता है। ठीक है। सभी रिसेप्टर संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क ब्रेन को विद्युत आवेगों के रूप में संदेश भेजते हैं। मोटर तंत्रिकाओं नामक एक अन्य प्रकार की तंत्रिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से प्रतिक्रिया को प्रभावकों तक पहुंचाती है। प्रभावक शरीर का वह हिस्सा होता है जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों के अनुसार उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है। मांसपेशियां और ग्रंथियां शरीर के प्रभावक हैं और वो प्रभाव को डालते हैं शरीर की प्रक्रियाओं पर। फिर बात आती है सर हमारे यहाँ पर पौधों में नियंत्रण और समन्वय। वो तो था मनुष्यों में। पौधे अपने विभिन्न भागों की वृद्धि के द्वारा भी गति दर्शाते हैं। यह पौधे के हार्मोन ही हैं जो इसके विकास को बढ़ावा देते हैं। पौधों के भागों की गति गुरुत्वाकर्षण, पानी, प्रकाश, रसायन, स्पर्श आदि जैसे विभिन्न उत्तेजनाओं के कारण होती है। इसलिए पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है। तो हम पेड़ पौधों में क्या डालते हैं? रासायनिक पदार्थ, खाद डाल देते हैं, डीएपी, यूरिया डाल देते हैं और उनसे पेड़ पौधों में नियंत्रण पाया जा सकता है। जो अवांछित पौधे होते हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है और कीट पतंगों से बचाया जाता है, जिन्हें प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। इंद्रिय अंगों के न होने के बावजूद भी पौधे चीजों को महसूस कर सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श, पानी आदि जैसी चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये पौधे के लिए पर्यावरणीय उत्तेजनाएं हैं। पौधे अपने हार्मोन का उपयोग करके अपने व्यवहार को समन्वित करते हैं और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करके ऐसा करते हैं। फिर आगे दे रखा है हमारा, इसलिए पौधे अपने व्यवहार को समन्वित करने के लिए केवल हार्मोन का उपयोग करते हैं। वे उत्तेजनाओं पर बहुत धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उनके पास कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है और पौधों के हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार पौधे के हार्मोन को सर फाइटो हार्मोन भी कहा जा सकता है। फिर आता है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति क्या होता है? पौधे के किसी भाग की निष्क्रिय अवस्था जिसमें चयापचय लगभग बंद हो जाता है। चयापचय का मतलब होता है चचपटाट, हटपटाट बंद हो जाता है, प्रसुप्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए बीज, कली आदि जिनका हम यूज करते हैं एक नई फसल के लिए। फिर बात आती है सर हमारे पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखिए, पौधों में नियंत्रण और समन्वय प्रणाली पादप हार्मोन द्वारा की जाती है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो प्रणाली होती है वो पादप हार्मोन द्वारा की जाती है। वे किसी न किसी रूप में पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और पौधे की जो वृद्धि है वो 3 चरणों में विभाजित होती है या की जाती है। जैसे सर अब बात फिर आती है हमारे यहाँ पर पशुओं में लैंगिक प्रजनन। क्या है सर? पशुओं में लैंगिक प्रजनन। देखिए, यौन प्रजनन 2 माता पिता से उनकी यौन कोशिकाओं या युग्मों का उपयोग करके एक नए जीव का उत्पादन है। यौन प्रजनन, यौन क्रिया 2 माता पिता से उनकी यौन कोशिकाओं के द्वारा, उनके यौन कोशिकाओं द्वारा या युग्मकों के उपयोग करके एक नए जीव का निर्माण
करते हैं। इस प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। जिसे सर क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। यह युग्मनज समय के साथ बढ़ता है और एक नए जीव में विकसित होता है। और ये जो युग्मनज है वो समय के साथ बढ़ता बढ़ता एक नए जीव में विकसित हो जाता है। कभी कभी यौन कोशिकाओं या युग्मनों को जर्म सेल भी कहा जाता है। मनुष्य, मछली, मेंढक, बिल्लियां, कुत्ते आदि सभी यौन प्रजनन की विधि से प्रजनन करते हैं और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जीव उत्पत्ति में यौन प्रजनन दो माता पिता से उनकी यौन कोशिकाओं या युग्मकों का उपयोग करके एक नए जीव का उत्पादन है। मनुष्य, मछली, मेंढक, बिल्लियां और कुत्ते सभी यौन प्रजनन की विधि से प्रजनन करते हैं। फिर बात आती है सर यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण शब्दों, जैसे नरलिंग और मादा लिंग, युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण का अर्थ जानना महत्वपूर्ण है। हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए। नरलिंग के द्वारा मादा लिंग में प्रवेश करना और शुक्राणुओं का विहीन करके अंडाणु में निषेचन करना, जिससे युग्मक उत्पन्न होता है। और युग्मक उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो युग्मनज कहलाती है और जिससे एक भ्रूण का निर्माण होता है और उससे एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है सर। जिस प्राणी के शरीर में शुक्राणु नामक नर यौन कोशिकाएं होती हैं उसे नर कहा जाता है। जिस प्राणी के शरीर में शुक्राणु होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो नर कहलाता है। और जिस प्राणी के शरीर में अंडाणु या अंडे नामक मादा यौन कोशिकाएं होती हैं, प्रोटेस्टो हार्मोन, उसे हम मादा कहते हैं। अब ये प्रक्रिया चाहे आप मनुष्य मानव में दर्शा लो या किसी प्राणी जगत के पशु पक्षियों में दर्शा लो। ठीक है सर। मादा और नर की। फिर बात आती है सर युग्मक क्या होता है। हम युग्मक के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यौन प्रजनन में शामिल कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कि वे यौन प्रजनन कोशिकाएं वे दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जानवरों में नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और जानवरों में मादा युग्मक को अंडाणु या अंडाणु कहा जाता है। इसके अलावा मादा युग्मक या मादा सेक्स सेल को दो नामों से जाना जाता है, अंडाणु और अंडाणु। ठीक है, अंडाणु बोल दो उसको, दोनों एक ही है। डिंब का बहुवचन ओवा है। जो डिंब होता है, हमारी योनि होती है, उसका बहुवचन क्या होता है सर? ओवा होता है। डिंब या अंडे में पानी और संग्रहित भोजन होता है। नाभिक डिंब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारा नाभिक है, जो नाभि है, वो डिंब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुक्राणु कोशिकाएं डिंब या अंडे से सैकड़ों या हजारों गुना छोटी होती हैं। जो हमारी शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है सर, हमारे जो शुक्राणु है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसकी एक बूंद में न जाने अनगिनत शुक्राणु होते हैं। और वे जो शुक्राणु है अंडे या सैकड़ों हजारों गुना छोटी होती है और उनकी एक लंबी पूंछ होती है। शुक्राणु गतिशील होते हैं जो अपनी पूंछ की मदद से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, इस प्रकार से होते हैं देखो शुक्राणु। फिर बात आती है मानव प्रजनन प्रणाली। पुरुषों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पुरुषों की प्रजनन प्रणाली कैसे होती है? देखो, मनुष्य के प्रजनन के लिए यौन तरीके का उपयोग करते हैं। जो मनुष्य है वो प्रजनन के लिए यौन तरीके का उपयोग करते हैं। मनुष्य में जो प्रजनन प्रणाली एक निश्चित उम्र में कार्यात्मक हो जाती है। एक निश्चित उम्र के बाद मनुष्य के अंदर प्रजनन प्रणाली कार्यात्मक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। यानी अब वो इंसान प्रजनन कर सकता है ना, सेक्स के माध्यम से वो एक नए जीव का उत्पादन कर सकता है। यह काम करना शुरू कर देती है जिसे यौवन कहा जाता है। एक यौवन अवस्था 16-17 साल की उम्र से वो यौवन अवस्था प्रभावित होने लगती है। मनुष्य जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए विशेष प्रजनन अंग होते हैं। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जटिल जीवों में शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए
विशेष प्रजनन अंग होते हैं। निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडे को एक साथ लाना और एक बच्चे में युग्मनज की वृद्धि और विकास के लिए होता है। जो शुक्राणु है वो निषेचन प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु में जाएंगे, एक नए अंडे का निर्माण होगा जो युग्मनज होगा, और उस युग्मनज से एक नए शिशु का जन्म होगा और वो क्या होता है, उसमें वृद्धि और विकास करता है। ठीक है।